हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का, यानी कि फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन सी। उसमें भी जो 1 to 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो हम लोग आगे कभी ना कभी जब भी हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था तब हम लोगों ने देख लिए हैं सारे क्वेश्चन। तो हम लोग सम नंबर 7 से शुरू करते हैं। सम नंबर 7 में है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज्ड फ्रॉम 280 to 340, यानी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है वो कितना हो रहा है, पहले 280 था फिर कितना हो गया 340। फिर आगे दिया है ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड द वेज इंक्रीज फ्रॉम 13,500 to 14,750, यानी कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 280 से 340 तक जा रहा है। तो हमारा इनकम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 13,500 से 14,750 तक जा रहा है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ वर्कर, यानी कि क्वेश्चन में हमें ऐसा इंटरप्रेट करना है, अगर जो हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो हमारा जो इनकम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये वाला जो इनकम है उसके वजह से वर्कर को फायदा होता है या तो फिर लॉस होता है। तो इट मीन्स कि हमें पहले तो ये इनकम का रियलाबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ये इनकम प्रॉपरली हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना वो लिख देते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन सा वाला, एक तो है लिविंग इंडेक्स नंबर और फिर है इनकम, क्लियर। फिर हम लोग उसको डेटा पुट करते हैं, 280 से कहाँ तक जा रहा है 340, क्लियर। पहले इतना था हमारा 280, फिर हो गया है 340। तो 280 था तब हमारा इनकम कितना था 13,500, अब 340 हो गया तब हम लोग इनकम कितना दे रहे हैं 14,750, यानी कि क्वेश्चन मार्क ये है कि ये वाला जो इनकम है उसकी वजह से वर्कर को गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी कि ये इनकम इतने इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपरली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। डन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इनकम को पहले भूल जाते हैं, इसको हम लोग फाइंड करते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के कि यहाँ पे रियली में कितना इनकम होना चाहिए, क्लियर। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं कि भाई 280 इंडेक्स नंबर है, देन इनकम इज 13,500, देन व्हाट विल बी अबाउट 340, उसके लिए क्या होगा, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 340 इंटू 13,500 डिवाइडेड बाई 280, यानी कि कितना आंसर होगा इसका, कितना इनकम मिलेगा हमें 16,392.86, यानी कि अगर इंडेक्स नंबर यहाँ से यहाँ तक आता है तो इनकम यहाँ से कहाँ तक आना चाहिए 16,392.86 होना चाहिए, जबकि हम लोग दे कितना रहे हैं 14,750 ही दे रहे, यानी कि हकीकत में इतना देना चाहिए, हम लोग अलाउ इतना कर रहे, तो वर्कर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये भी फाइंड करना है कि फाइंड द रियल गेन और लॉस, रियली में लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है ना वो भी हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इनकम रियली में देना चाहिए, इतना हम लोग दे रहे, तो कितना कम दे रहे वो फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि वर्कर को कितना लॉस हो रहा है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये इनकम को यहाँ से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 16,392.86 माइनस 14,750, कितना आंसर आएगा 1642.86, यानी कि इतना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और किसको, वर्कर को, क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 8। उसमें क्वेश्चन हम लोगों को कुछ इस तरीके के दिया है कि भाई ईयर अवेलेबल है 2010 टू लेके 2013, फिर है एवरेज मंथली वेज रुपीज में अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, हमें फाइंड करना है रियल वेज, यानी कि क्वेश्चन में जो भी डेटा है उससे हमें वर्कर का या फिर जो भी पर्सन का हमें दिया गया है उसका हमें क्या फाइंड करना है, रियल वेज फाइंड करना है, क्लियर। रियल वेज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, यानी कि अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो 0.5 मार्क आपका कट हो सकता है, क्लियर। तो रियल वेज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं, क्या लिखना है, वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, वेज अवेलेबल है, इंडेक्स नंबर भी अवेलेबल है और फिर इंटू 100 करना है, क्लियर। तो फॉर द फर्स्ट 2010 ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रियल वेज 35,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 120
and into 100. What is the answer? 29166.67. अब सेकेंड ईयर के लिए करते हैं 2011 के लिए हमारा जो एवरेज मंथली वेज है वो है 40,000, यानी कि क्या हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर है 150 एंड इंटू 100. व्हाट इज आंसर? 2666.67, यानी कि 26,666.67. फिर है 2012 के लिए हमारा जो है वो है 42,000 का हमारा मंथली वेज है डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर, यानी कि 42,000 डिवाइडेड बाय 130 एंड इनटू 100. व्हाट इज आंसर? 32,307.69. फिर है ईयर 2013 के लिए हमारा जो मंथली वेज है वो है 50,000. फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है 160, यानी कि क्या हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 160 एंड इनटू 100. व्हाट इज आंसर? 31,250.00. ओके, यानी कि 31,250. क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा जो है रियल वेज, यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना था, टोटल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था, सिर्फ रियल वेज का फॉर्मूला पुट करके हम लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन फाइंड करना था. डन. नाउ सम नंबर 9 ऑफ अ सेक्शन सी. उसमें पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या बोला है. हमारे पास अवेलेबल है द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2014 एंड 15 है, और उसका वैल्यूएशन कितना है 177.6 और 181.2 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ द बोथ द ईयर, यानी कि हम लोगों को बोथ ईयर के इंडेक्स नंबर को कंसीडर करते हुए हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है. क्लियर? पहले तो हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का जो भी मतलब उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है वो हमें लिखना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ previous year divided by same wholesale price index number of previous year and into 100. हम लोग शॉर्टकट में कैसे रिमेंबर करते हैं? करंट माइनस प्रीवियस बाय प्रीवियस इंटू 100. क्लियर? पहले तो हमारे पास वैल्यूएशन है ना, उसमें से हम लोग पहले फिक्स कर लेते हैं कि कौन सा करंट है और कौन सा प्रीवियस है. जो बड़ा वाला ईयर होगा वो कौन सा होगा? करंट ऑलवेज. और जो छोटा वाला होगा उसके आगे का ईयर होगा वो क्या बन जाएगा? प्रीवियस या तो फिर बेस. क्लियर? तो 14 हमारा बन जाएगा प्रीवियस, 15 बन जाएगा करंट. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूएशन करते हैं. हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट यानी कि 15 का कितना है 181.2 माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस का कितना है 177.6 डिवाइडेड बाय भी प्रीवियस ही है 177.6 एंड इंटू 100. इन दोनों का माइनस कितना होगा 3.6 डिवाइडेड बाय 177.6 एंड इंटू 100. अब हम लोग देखते हैं इसका डिवीजन करना है. डिवीजन कितना होगा 3.6 बाई 177.6? 0.0203 एंड इंटू 100. एंड व्हाट इज द लास्ट आंसर? 2.03%. ये क्या हो गया गाइस? हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर करंट ईयर. क्लियर? अब नेक्स्ट वन जो हमारा सम है वो देखते हैं, सम नंबर 10. उसमें पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास पहले तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. गाइज ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा, फिर फ्रेम करोगे और फिर देन आफ्टर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है गाइज? P1 बाई P0 और उसके परसेंटेज है, इट मीन्स क्या हो जाता है 100. यानी कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो किसके रिलेटेड दिया है? इंडेक्स नंबर के लिए दिया है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है? इंडेक्स नंबर का. क्लियर? तो इतना हमें पता चला कि इंडेक्स नंबर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो क्या है? परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है. किस में इंक्रीज होगा? इंडेक्स नंबर है तो 100 में इंक्रीज होता है. क्लियर? कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 आइटम्स आर 315. यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 जो आइटम है वो A, B एंड C अवेलेबल है. उसमें हमारे पास कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं 315, यानी कि हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 100 में ये सब कुछ इंक्रीज होता है. तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 315 परसेंटेज, यानी कि ये कितना हो जाएगा 415. क्लियर? सेकेंड आइटम के लिए है 328 परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100
प्लस 328% कितना हो जाएगा 428। फिर हम लोग हम लोग थर्ड आइटम के लिए करते हैं 100 प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है 390%, यानी कि कितना हो जाएगा 490। क्लियर। तो ये हमें तीनों इंडेक्स नंबर मिल गया है कि 415, 428 और 490। गाइज यहाँ पे खास ध्यान देना है, हम लोगों ने 100 में इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो इसलिए हम लोगों को प्लस करना पड़ा। फिर आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस आइटम्स, यानी कि इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी इम्पॉर्टेंस वर्ड मिलता है तो आप किसी चीज को कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इट मीन्स आप किसी को वेट दे रहे हो, इतना ऐसा मतलब होता है। तो इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है वेट, और वेट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय W। तो यहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, यानी कि अगर हमारे पास W अवेलेबल होता है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट क्लियर समेशन IW अपॉन समेशन W। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, W का वैल्यूएशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। ऑफ दिस आइटम हैज अ रेशियो 5, 7 और 8, ऐसे रेशियो में तीनों का वेट है, तो हम लोग डायरेक्टली रेशियो पुट कर सकते हैं कि 5, 7 और 8। क्लियर। W अवेलेबल है तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए IW भी तो फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर। कोई ना कोई क्वेश्चन में गाइस कोई ना कोई हिंट अवेलेबल होगी, आप उसके थ्रू जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों को क्या कंप्यूट करना है। क्लियर। पहले हमें नहीं पता था कि I अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन W जैसे मिल गया तो हमें पता चल गया कि यही करना है हमें। डन। तो अब हमें IW फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 415 इंटू 5 कितना होगा 2075। 2075। 428 इंटू 7 2996। 2996। 490 into 8 3920। 3920। And what is the total of IW? 8991। 8991। And what is the total of W? 20। क्लियर। अब हमें इन दोनों का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हम लोग इजीली उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं फॉर्मूला में। समेशन IW यानी कि W और I मल्टीप्लीकेशन जो किया है उसका टोटल करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 8991 डिवाइडेड बाय समेशन W यानी कि 20। कितना आंसर हो जाएगा 449.55। 449.55। तो ये हो गया हमारा जनरल इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू IW मेथड। नाउ सम नंबर 11 ऑफ सेक्शन सी, उसमें पहले तो हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले देख लेते हैं कि क्या अवेलेबल है और क्या फाइंड करना है। क्लियर। If the average disposable income of a family of a class is 25,000 in the year 2014, यानी कि हमारे पास इनकम कितना था एक फैमिली का 2014 में 25,000 था। क्लियर। If the cost of living index number of that class for the year 2016, यानी कि 16 के लिए इंडेक्स नंबर with the base year 2014, यानी कि 2014 हमारा कौन सा ईयर है, बेस ईयर है, और उसके अकॉर्डिंग में 16 में हमारा इंडेक्स नंबर कितना था 120। एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ दैट क्लास इन द ईयर 2016, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है 16 में अगर इंडेक्स नंबर 120 होता है तो उसके अकॉर्डिंग इनकम क्या होगा। क्लियर। पहले हमारे पास जितना अवेलेबल है ना वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अवेलेबल है ईयर कौन सा है 2014 एंड 2016। 2014 हमारा कौन सा ईयर है, बेस ईयर है। क्लियर। फिर हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इनकम, यानी कि इनकम हमारे पास अवेलेबल है 25,000 एंड 2016 का जो इनकम है वो तो हमें फाइंड करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। क्लियर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमें सिर्फ किसका दिया है 2016 का, और वो कितना है 120, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं। अब गाइज एक मिसिंग वैल्यू है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दो मिसिंग वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंसीडर करो, देखो 2014 हमारा बेस ईयर है, इट मीन्स बेस ईयर का इंडेक्स नंबर अगर नहीं पता है तो कितना होता है 100। क्लियर। तो अब एक मिसिंग वैल्यू है तो वो हम लोगों को फाइंड मतलब मिल सकता है आराम से, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 25,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स कितना होगा 30,000, यानी कि अकॉर्डिंग टू 120 इंडेक्स नंबर 2016 का जो इंडेक्स नंबर है वो कितना हो जाएगा 30,000। क्लियर। चलो
नेक्स्ट वन जो हमारा सम है, सम नंबर 12, उसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ वर्कर वॉज 16,000 रुपीज, यानी कि 16,000 रुपीज हमारे पास इनकम अवेलेबल है कौन से वाले ईयर में, 2015 में। क्लियर। इट इंक्रीज टू 20,000, फिर 16,000 से कितना इंक्रीज हुआ, 20,000 तक, कब, 2016 के ईयर में। क्लियर। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2016, यानी कि हमें 2016 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इन कंपैरिजन टू द ईयर 2015, यानी कि जिसके कंपैरिजन में हम लोग जो फाइंड करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, बेस ईयर हो जाता है। तो 2015 के कंपैरिजन में फाइंड करना है तो 2015 हमारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर। क्लियर। चलो अब पहले सेम रूल कि हम लोगों को जितना अवेलेबल किया गया है ना उतना पहले लिख लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है ईयर कौन कौन सा है, 2015 और 2016। डन। फिर देन आफ्टर हमारे पास अवेलेबल है इनकम, तो वो भी हम लोग लिखते थे। इनकम है हमारे पास 2015 में 16,000, फिर इंक्रीज होके कितना हो गया हमारे पास, 20,000। डन। फिर एक और इंफॉर्मेशन जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है, यानी कि इंडेक्स नंबर, उसका कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर हमारा फाइंड किसका, कौन से वाले ईयर का करना है, 2016 का, यानी कि 2016 उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर। अब हम लोगों के पास एक और मिसिंग वैल्यू है, सेम एज इट इज के हम लोग 2 मिसिंग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारा जो 2015 का ईयर है वो क्या है, बेस ईयर है। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 100। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम एज इट इज हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16,000, यानी कि कितना हो जाएगा, 125। यानी कि अगर आपका जो इनकम है वो 16,000 से 20,000 हो जाता है तो आपका जो इंडेक्स नंबर है वो 100 से कितना हो जाएगा, 125। सम नंबर 13, उसमें हमें कुछ इस प्रकार का इंफॉर्मेशन दिया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है और क्या फाइंड करने को बोला है। क्लियर। इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय, कोई प्रोडक्शन है आइटम का, उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 9/5 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है गाइस, मल्टीप्लीकेशन होता है। यानी कि अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 9/5 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 9/5 इंटू करेंगे। क्लियर। इन द ईयर 2016 एज कंपेयर टू द बेस ईयर, यानी कि ये कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बेस ईयर के कंपैरिजन में 2016 में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, 9/5 टाइम्स और इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016, हमें क्या करना है, हमें 2016 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्लियर। तो पहले हम लोग बेस ईयर का इंडेक्स नंबर अगर चाहते हैं तो वो कितना होता है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है, ऑलवेज 100 होता है। क्लियर। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 2016 में बेस ईयर के कंपैरिजन में 9/5 टाइम इंक्रीज हुआ, यानी कि 100 तो ऑलरेडी है। अगर हम लोग किसी को ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 2 चॉकलेट्स अवेलेबल है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास और 3 चॉकलेट ज़्यादा आई, इंक्रीज हुई, इट मीन्स कि मेरे पास टोटल कितनी होगी, 5। यानी कि हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 9/5 टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी 100 तो अवेलेबल होगा ही। क्लियर। अगर आपको सिर्फ टाइम्स बोला है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आपको ऐसा बोला है कि इंक्रीज टाइम तो आपको मल्टीप्लीकेशन भी करना है प्लस 100 भी क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है 100, लेकिन 2016 में वो कितना हो रहा है, 9/5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अगर ये कितना इंक्रीज हो रहा है ये तो हमें नहीं पता। यहाँ पे ऐसा बोला कि 9/5 टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना, तो हम लोग इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेस ईयर 100 के साथ। तो हमें क्या करना है कि 100 इंटू 9/5, इट मीन्स आपका आंसर कितना होगा, 180। ये 180 क्या है, ये तो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे ऐसा बोला है ना कि 9/5 टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 9/5 टाइम को हम लोगों ने क्लासीफाई किया, कितना मिला, 180, यानी कि 180 तो इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऑलरेडी 100 तो हमारे पास अवेलेबल थे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2016 का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 180, यानी कि कितना होगा, 280। क्लियर गाइस।
ये पता चला। हमें सिर्फ इतना रिमेंबर करना है, अगर आपको टाइम्स इंक्रीज बोला है यानी कि आपको मल्टीप्लाई भी करना है, एज वेल एज आपको 100 भी उसमें प्लस करने पड़ेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट वन जो हमारा सम है, सम नंबर 14, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि IL इट मीन्स इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर 221.5, फिर IF इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर कितना है 222, और फिर देन आफ्टर अवेलेबल है IP इट मीन्स कि पाशे का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। अब तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन कंसिडर होती है, ऐसा एक ही फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, और वो कौन सा वाला है, फिशर IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP। क्लियर। क्योंकि अगर कभी भी हम लोगों को मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन कंसिडर होते हो। तो ये वन एंड ओनली एक ही फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। पहले जितना पता है ना उतना इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं। क्लियर। IF पता है हमें 222, फिर है IL भी पता है 221.5 एंड इंटू IP का वैल्यूशन नहीं पता है तो हम लोग उसको एज इट इज रखते हैं। क्लियर। अब सेम जैसे मैथमेटिकल का रूल होता है कि अगर हमें यहाँ से रूट निकालना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ से रूट निकालना है तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि 222 का स्क्वायर इज इक्वल टू 221.5 इंटू IP। क्लियर। 222 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइज, 49284। 49284 इज इक्वल टू 221.5 इंटू IP। अब मैथमेटिकल के रूल के अकॉर्डिंग हमें जो भी वैल्यूएशन फाइंड करना होता है ना उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको सामने के साइड भेज देते हैं। क्लियर। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि IP को एक साइड करना है तो 221.5 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के सामने के साइड आ जाएंगे तो कहाँ पे हो जाएंगे, डिवीजन में चले जाएंगे। क्लियर। तो ये ऐसा हो जाएगा 49284 डिवाइडेड बाई 221.5 इज इक्वल टू IP। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का डिवीजन करोगे तो आपको IP का वैल्यू मिल जाएगा। कितना डिवीजन होगा इन दोनों का, 225। तो ये वैल्यूएशन हो गया IP का 222.5। क्लियर गाइज। हमें अगर कभी भी ये तीनों में से कोई भी मिसिंग वैल्यू अगर पूछा है, नॉट यहाँ पे पाशे का वैल्यू है, अगर पाशे का नहीं है और इन दोनों में से भी किसी का है तो हम लोग सेम फॉर्मूला से सेम मेथड से फाइंड कर सकते हैं।